हाय लबासरा ड्रीमर्स। आज तारीख है 22 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आज सैटरडे है तो आज हमारे पास कोई कार्टून नहीं होगा डिस्कस करने के लिए। हम सबसे पहले अपने पहले वाले आर्टिकल की ओर मूव करते हैं जो रिगार्डिंग द मतलब कोविड-19 के इम्पैक्ट के रिगार्डिंग है, राइट। अब ये द हिंदू का आर्टिकल है, काफ़ी रेलिवेंट आर्टिकल है। इसकी रेलिवेंसी बस इतनी सी है यहाँ पर कि यहाँ पर इस बात पर फोकस किया जा रहा कि जो इम्पैक्ट है जो तो सोसाइटी के कितने स्ट्रेटिफिकेशन में और किस लेवल पर क्या है कि इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। राइटर कहते क्या है कि देखिए ह्यूमैनिटी के सामने 3-4 तरीके की प्रॉब्लम आती रही है, हमेशा से ही आती रहती है। एक तो वॉर हो जाए, अगर कोई बहुत बड़ा अगर युद्ध हो जाता, चाहे जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तो अगर इस तरह का अगर कोई वॉर होता है तो एक तो सिचुएशन ह्यूमैनिटी के सामने एक बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है। दूसरा तब खड़ा होता है जब पैंडेमिक आता है, मतलब इस प्रकार से कोई महामारी फैल जाती है, लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं तब। और तीसरा तब जब रिवॉल्यूशंस वगैरह आ जाती हैं, मतलब कि जो सत्ताधारी दल होता है मतलब उसके विरोध में जो जनता होती है वो आक्रोशित होकर क्या करती है कि रिवोल्ट कर जाती है, विद्रोह कर देती है, ठीक है। और फिर एक और केस तब होता है जब इकोनॉमी पूरी तरह से रिसेशन में चली जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो वेरियस फेज में और एक अलग अलग टाइम पीरियड में आती रही हैं, ह्यूमैनिटी के सामने ऐसे सवाल पैदा होते रहे हैं। ये आज का पेंडेमिक कह रहे कि जो एक प्रॉब्लम है, जो एक कैटास्ट्रॉफी है, कह रहे हैं बिल्कुल उन्हीं में से एक है जिसे पेंडेमिक बोल रहे हैं। तो पेंडेमिक में राइटर कहती है कि जो कोविड-19 है ये एक्चुअली कास्ट न्यूट्रल नहीं है, ये क्लास न्यूट्रल नहीं है। क्लास का मतलब ये हुआ कि एक लेयर का, जैसे कि आपकी जैसी इनकम रहेगी तो वैसी आपकी सोसाइटी होगी, वैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उससे होता क्या है कि सोसाइटी में एक लेयर बनती जाती है, ठीक है, कि आप इस क्लास के हो, आप उस क्लास के हो, आप इस कास्ट के हो या उस कास्ट के हो। तो इस प्रकार का एक पूरा क्या होता है कि कोई हायरार्की डेवलप होती है। राइटर यहाँ पर कहते हैं कि देखिए कि जो कोविड-19 का जो जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कह रहे हैं कि दोनों को बराबर तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। राइटर यहीं पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा कह रहे हैं कि हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या ये सच में क्लास न्यूट्रल है क्या ये कोविड-19। कह रहे फिर राइटर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये क्लास न्यूट्रल नहीं है। कहते हैं कि देखिए कि जो एलीट क्लास था, कह रहे जिसके पास एक परमानेंट जॉब थी, जो प्रॉपर वो सैलरी गेन कर रहे थे, मतलब ऑफिसर क्लास के थे, तो कह रहे ना ही उनकी जॉब गई है उतनी और ना ही उनकी सैलरी से उतनी कटौती हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे जो ड्यूरेशन में, पैंडेमिक की ड्यूरेशन में इन्फेक्शन के फैलने का खतरा वो उन जो लोअर क्लास के जो एम्प्लॉयज़ थे कह रहे उनके ऊपर ज़्यादा था, जो अपर क्लास के एम्प्लॉयज़ थे कह रहे उनके ऊपर कम था। फिर राइटर कहते हैं कि देखिए कि अगर हम जॉब के रिगार्डिंग एक पूरा डेटा यहाँ पर पूरा सिनेरियो दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए अगर हम इंडिया का अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया ने पैंडेमिक को रोकने के लिए किया क्या कि लॉकडाउन लगा दिया। और ना केवल इंडिया में बल्कि वेरियस जो कंट्रीज थी कह रहे उन्होंने भी पैंडेमिक को, इस प्रकार कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन ही लगा दिया। तो अब राइटर यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि देखिए दिसंबर 2019 में कितने लोगों के पास जॉब थी और अप्रैल 2020 में कितने लोगों के पास जॉब थी, क्योंकि एक महीने के बाद मतलब पैंडेमिक के ठीक एक महीने के बाद मतलब किसके पास सैलरी प्रॉपर आ रही थी और किसके पास सैलरी नहीं आ रही थी। अब राइटर यहाँ पे क्लास में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि एक बोला अपर क्लास बोला, फिर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में इन्हें डिवाइड कर दिया। अब राइटर कहते हैं कि देखिए कि अगर हम अपर कास्ट की बात करें या अपर क्लास की बात करें तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग जहाँ पे नौकरी करते थे, जहाँ पर वो लोग जॉब करते थे, तो अगर हम कंपेयर करते हैं दिसंबर 2019 से और अप्रैल 2020 से, तो 39% लोगों के पास जॉब थी दिसंबर में, उसमें से 32% लोगों के पास जॉब थी अप्रैल में। मतलब जो डिक्रीज़ हुआ है वो केवल 7% का हुआ है। मतलब केवल 7% की पॉपुलेशन ऐसी थी अपर कास्ट में कह रहे जिसके पास क्या थे कि जिसकी नौकरी छिन जाती है। लेकिन अब अगर यही केस अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट की अगर बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट का पूरा सीनारियो अलग है कि दिसंबर 2019 में अगर 44% लोगों के पास अगर जॉब था, तो यही जब अप्रैल 2020 की बात आती है तो ये 24% हो जाता है। मतलब जो डिक्रीज़ हुआ कह रहे हैं कि वो 20 बेसिस पॉइंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब वो क्या करते हैं कि उनकी जॉब क्या हो जाती है
छिन जाती है, उनके पास पैसे नहीं आ रहे होते हैं। कह रहे हैं कि देखिए ये जो इसी प्रकार से अगर हम वेरियस हायरार्की, अगर हम वेरियस अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस की भी अगर हम बात करें तो SC ST के साथ भी केस यही होता है कि जो STs थे तो कह रहे 42% लोगों के पास जॉब थी जब ये 2019 वाला दिसंबर 2019 में, लेकिन अगर फिर जैसे ही अप्रैल आता है तो 34% हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 40% से 26% हो गया, 48% से 33% हो गया। तो जो अदर क्लासेस थे कह रहे कि उसमें जो जॉब के लॉसेस के चांसेस है कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब उनकी नौकरियां बहुत ज़्यादा छीनी हैं। ठीक है, अब राइटर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या केवल क्लास ही और कास्ट ही क्या पूरा फैक्टर था क्या कि ये कि उनकी जो जॉब छीन रही थी। राइटर फिर कहते हैं कि देखिए इसका एक अनुमान ये लगाया जा सकता है क्योंकि इंडिया में कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोगों की जॉब गई और कितने लोग इन्फेक्टेड करें कि प्रॉपर इसकी एनालिसिस की नहीं गई है। तो अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये बोलना कि किस वाले क्लास के या किस वाले वर्ग के लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं, क्या इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये वर्ल्ड लेवल का अगर हम डेटा देखें तो क्या उसमें हमें ये वाला सिनेरियो हमें देखने को मिल जाता है। कह रहे हैं इसके फैक्टर हैं, कह रहे हैं कि वो एजुकेशन एक फैक्टर हमें दिखता है। अब एजुकेशन फैक्टर कैसे दिखता है कि देखिए जो 12 साल से ज़्यादा जिन्होंने क्या किया था कि एजुकेशन गेन किया है, पढ़ाई लिखाई की है, तो उनके चांसेस बड़े कम थे कि उन्होंने नौकरी बहुत कम उनकी गंवाई है। बल्कि वो लोग जो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे और वो उनके पास एजुकेशन लेवल कम था, कह रहे उनकी नौकरियां ज़्यादा छीनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन एक फैक्टर ज़रूर इसमें निकल करके बाहर आता है, सामने आता है। फिर इसमें अपर क्लास की बात करेंगे, फिर लोअर क्लास की बात करेंगे। तो कहते हैं अपर क्लास के लोग ज़्यादा एजुकेटेड थे तो उनकी जॉब कम गई, लोअर क्लास के लोग कम एजुकेटेड थे तो उनकी जॉब क्या होती है कि ज़्यादा चली जाती है। तो जो ये पूरा कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है ना, कह रहे हैं कि वो कास्ट न्यूट्रल या फिर क्लास न्यूट्रल तो नहीं है। कह रहे हैं कि वेरियस कास्ट में, वेरियस क्लास में कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट अलग अलग हमें देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि अगर हम चलिए अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि देखिए टेक्निकली जो लोग साउंड करते हैं, कहते हैं गांव के लोग तो कह रहे हैं कि वैसे ही मतलब टेक्नोलॉजी से उतने ज़्यादा फेमिलियर होते नहीं हैं। कह रहे हैं बस फिर जब एजुकेशन की अगर आप बात करोगे तो एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एलीट क्लास के बच्चे हैं, मतलब जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो कह रहे हैं कि वो तो लॉकडाउन में भी घर पर पढ़ाई कर ले रहे थे। लेकिन फिर जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर उनका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था, जो जहाँ से वो नॉलेज गेन करते थे, कह रहे कि वो टेम्पल बंद होने के बाद से कह रहे उनका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिटरेसी रेट है, कह रहे हैं कि इस पर भी कोविड-19 ने मतलब क्लास न्यूट्रल तरीके से इफेक्ट नहीं किया है, बल्कि वहाँ पर क्या हुआ कि उसका क्लास न्यूट्रल न होकर के बल्कि वेरियस जो क्लासेस हैं, वेरियस हायरार्की है, कह रहे उनके ऊपर अलग अलग इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा इसमें डेटा और भी जाता है, लेकिन बस हमें अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि ये क्लास न्यूट्रल या कास्ट न्यूट्रल ये कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं है, इतनी सी बात इनफ रहेगी। इससे ज़्यादा इसमें और भी कुछ हमें डिस्कस करना नहीं है। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया कि डिस्कस हो गया। और बाकी इस पूरे आर्टिकल में कोई और रेलेवेंट आर्टिकल है नहीं, कुछ तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है, जैसे ये अमेरिका की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है ये वाला आर्टिकल, और ये वाला आर्टिकल श्रीलंका के रिगार्डिंग है। तो मतलब ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और ये तो जस्ट कि कोविड-19 के टाइम में गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया हुआ है, मतलब ये किए कुछ है या नहीं, बट सब कुछ अच्छा दिखा रहे, चूँकि ये क्या है कि गवर्नमेंट के मेंबर हैं तो इसकी वजह से वो पूरा तारीफ़ किया जा रहा है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम कल की तारीख में हमारा एक आर्टिकल मिस हो गया था, वो था MSME के रिगार्डिंग वाला। तो आज हम उससे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस में भी उतने अच्छे आर्टिकल नहीं हैं, काफ़ी रिपीटेड आर्टिकल हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी उतने रेलेवेंट आर्टिकल नहीं हैं। तो आज हम कल वाली डेट का एक जो MSME वाला आर्टिकल है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये MSME के रिगार्डिंग था कि MSME के लिए PM मोदी ने बोला कि हम इंडिया को क्या करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अब आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो 60% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है, अगर हम जो फॉर्मल सेक्टर की अगर हम जो जॉब करने की बात करें तो जो MSME है, कह रहे कि इसमें बहुत से रिफॉर्म लिए गए। कह रहे कि 60% की पॉपुलेशन ऐसी है, कह रहे जो MSME सेक्टर में क्या करती है, जॉब करती है। मतलब कि एम्प्लॉयबिलिटी एक बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में जो MSME सेक्टर में काम करती है।
कह रहे हैं अब इसके रिगार्डिंग रिफॉर्म्स तो लिए गए हैं, कह रहे हैं कि आप कहते तो हो कि हाँ रिफॉर्म लिया है, लेकिन अब राइटर अब उसी की एनालिसिस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए कि पीएम मोदी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए रिफॉर्म्स हैं तो वो कहाँ तक सही, कहाँ तक वैलिडेट होते हैं, ये उसी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब राइटर कहेंगे देखिए कि किसी भी बिजनेस में कोई भी अगर पर्सन है, अगर वो बिजनेस कर रहा है, कह रहे मार्केट में तीन तरह से सप्लाई होती है। किसी भी सामान की सप्लाई तीन एंटिटीज़ करती हैं। पहली वाली एंटिटी ये हो गई कि कोई फॉरेन सप्लायर है, मतलब कोई विदेशी कंपनी है, वो किसी सामान को इंडिया में सप्लाई करती है। दूसरे होते हैं ट्रेडर्स वो होते हैं, अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग चाहे इंडिया में हो और चाहे विदेश में हो, तो उनका काम होता है सिर्फ वहाँ से इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करके सीधा मार्केट में उतार देना। मतलब ये दूसरी एंटिटी हो गई जिसके थ्रू मार्केट में क्या होता है, कोई भी सामान आता है। फिर तीसरी एंटिटी हो गई हमारी एमएसएमई, मतलब जो यहीं की कंपनी है, वो यहीं पर मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई भी वही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन पर्सपेक्टिव हैं, तीन डायमेंशन है। हम एमएसएमई को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि एमएसएमई कहाँ तक फिट बैठता है। अगर हम फॉरेन सप्लायर और अगर ट्रेडर्स की बात करें तो कहाँ पर फिट बैठता है। राइटर कहते हैं कि चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक वस्तु बनानी है तीनों एंटिटीज़ को, मतलब एक वस्तु को सप्लाई करना है तीनों एंटिटीज़ को, एक फॉरेन सप्लायर को भी सप्लाई करना है, एक ट्रेडर को भी सप्लाई करना है और एक एमएसएमई को भी सप्लाई करना है। तीनों की इफिशिएंसी भी चलिए हम बराबर मान लेते हैं कि मतलब जो कार्य क्षमता है, जो योग्यता है तीनों की, कहें वो भी चलिए बराबर है, इसमें कोई विभेद नहीं है। अब कंपेयर करते हैं कि अगर हम 100 यूनिट मान लेते हैं कि जो वस्तु की कीमत है, जो कॉस्ट प्राइस है तीनों की, कह रहे हैं कि 100 यूनिट होने वाली है। कहते हैं कि अगर इंडिया ने, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि वो करेगी क्या, कि वो इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करेंगे कि हटा देंगे, कि चलो भाई अब हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अब इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी वस्तु का अगर आप आयात करते हो तो उस पर जो भी किसी एक प्रकार का कर लगना होता था, नहीं लगेगा। अब इस वाले डिसीजन से किसको किसको प्रॉफिट हो रहा है, ज़रा हम देख लेते हैं। जो फॉरेन सप्लायर है, कह रहे हैं कि उसे एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब उस पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं। तो उसने 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, तो अब वो 100 रुपये में क्या कर सकता है, मार्केट में बेच सकता है। फिर अब सेकंड बात आती है ट्रेडर का। अब ट्रेडर का भी जो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वो अब उसे सप्लाई कितने में मिल रहा है कि 100 यूनिट में मिल रहा है, तो वो करेगा क्या कि 100 यूनिट में बेच देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन सप्लायर है और जो ट्रेडर है, कि अगर उनको इंपोर्ट ड्यूटी में अगर हम छूट दे देते हैं तो वो उसी कॉस्ट प्राइस से क्या कर सकते हैं कि मार्केट में उस वाले सामान को पहुंचा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने एमएसएमई की। अब जो हमारा एमएसएमई वाला सेक्टर है, कहते हैं कि अगर वही 100 रुपये का या 100 यूनिट का अगर कोई सामान प्रोड्यूस करता है और वहाँ पर अब वो इंडिजनाइजेशन का काम करना शुरू करता है, मतलब कि अब उसे भारतीयकरण करने की बात कर रहा है। क्योंकि पीएम मोदी ने बोला है कि हमें क्या करना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो एमएसएमई वाला सोचता है कि चलो अब हम आत्मनिर्भर बनते हैं। तो उसने आत्मनिर्भर बनने के कई स्टेज होते हैं कि पहले आप 10% हो गए, 50% हो गए, फिर 80% हो गए। अचानक सा 100% आप इंडिजनाइज नहीं हो सकते हो ना, आपको तो बाहर का सपोर्ट चाहिए होगा शुरुआत में। तो स्टार्टिंग तो 10% से ही होगी। कह रहे कि अगर कोई एमएसएमई सेक्टर वाला अगर बोलता है कि चलो 10% का हम क्या करेंगे, हम अब इंडिजनाइजेशन करेंगे, सब भारतीयकरण कर देंगे इसका 10% का, तो उसको 90% सामान क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। अब देखिए जो मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ी इस एमएसएमई सेक्टर को, कह रहे हैं कि उस पर तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी की छूट तो दी नहीं है। कह रहे हैं वो सामान पर तो छूट मिला है, कह रहे हैं लेकिन जो मशीनरीज है, कह रहे हैं कि उस पर छूट मिला नहीं है। तो इस एमएसएमई वाले को करना क्या होगा, अपनी उस मशीनरी के लिए क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। और टैक्स कितना पे करना होगा उसको, गवर्नमेंट को। कह रहे हैं कि वो तो पैसा, सामान का जो पैसा है वो तो है ही, प्लस गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसकी 15% क्या करेगी कि उस पर टैक्स ले लेगी। अब देखिए गवर्नमेंट को अब वो 15% देगा अपने उस 90 रुपये का, मतलब 90 रुपये का अगर वो कोई सामान खरीदता है और वो क्या कर रहा है कि अब वो टैक्स पे कर रहा है, तो मतलब उसको 13.5 के आसपास का क्या होगा उसका कि एक्स्ट्रा टैक्स पड़ जाएगा।
कि अब जो 100 यूनिट का 100 रुपये का जो सामान बनना था, कह रहे कि अब वो टैक्स की वजह से उसका क्या होगा कि 113.5 रुपये का हो जाएगा उसका पूरा पूरा अमाउंट। तो अब मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर वो एमएसएमई वाला अगर उसी वाले सामान को अगर सप्लाई करने मार्केट में जाएगा तो उसके सामान की कीमत हो गई 113.5 रुपये, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो करना क्या चाहता था, वो भारतीयकरण करना चाहता था। इसकी वजह से उसने मशीन को खरीदा और मशीन को खरीद करके अब वो क्या करना चाह रहा है, अब वो भारतीयकरण करना चाह रहा है चीज़ों का। ठीक है, तो इसके वेरियस स्टेज होते हैं। पहले वो 10% भारतीयकरण करेगा, मतलब 90% सामान खरीदेगा, 10% भारत करेगा, फिर 50-50 करेगा। जब थोड़ा सा उसको प्रॉफिट हो जाएगा तब वो 50% क्या करेगा, उसका भारतीयकरण कर देगा, फिर 50% बाहर से मंगवाएगा, फिर वैसे ही 80% कर देगा, 80% भारत का रहेगा, केवल 20% क्या कहाँ का रहेगा, विदेश का रहेगा। तो कहने कि ये वेरियस स्टेज हैं अगर इंडिजिनाइजेशन करने के, और गवर्नमेंट यही चाहती भी है। लेकिन अगर हम इन तीनों स्टेज की बात करोगे तो जो कॉस्ट प्राइस है उसका अगर वो केवल 10% करता है तो 113 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर वो 50% करता है तो 107 रुपये हो जाएगा। और अगर वो 80% भी कर देता है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होने वाला है, कह रहे वो 103 रुपये होने वाला है। मतलब तीनों ही शर्तों में वो जो ट्रेडर है और जो फॉरेन सप्लायर है, कह रहे कि वो मतलब उन दोनों से कम्पीट नहीं कर पाएगा। मतलब एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट हो गई कि जो हमारा एमएसएमई वाला सेक्टर है, कह रहे कि वो बूम नहीं कर पाएगा। तो इंडिया का जो आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है, कह रहे वो चूर होता हुआ यहाँ से दिखेगा आपको। कह रहे कि आप पॉलिसी में कैसे भी आप चेंजेस कर लीजिए, कह रहे आपको ऐसा लगता है ना कि आपने किया क्या कि चलो ठीक है, टैक्स स्लैब में हम छूट दे दिए, कह रहे उससे सारा कुछ हो जाएगा। कह रहे उससे बिल्कुल कुछ होता जाता है नहीं। फिर सेकंड थिंग बात करते हैं कि अब देखिए सेकंड पॉलिसी में चेंजेस क्या आते हैं। कहते हैं कि आप ये बोल देते हो कि चलो हम आपको टैक्स में, जो स्टार्टअप वाली जो कंपनीज हैं, हम उनको टैक्स में छूट दे देंगे। कह रहे टैक्स में छूट देने से काम थोड़ी बनता है। कह रहे हैं कि अब देखिए, अब जो फॉरेन सप्लायर है, चूँकि अब वो उसकी मार्केट में कीमत है तो उसको बड़े ही सस्ते दामों पर जो मतलब फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर क्या होता है कि उन्हें ब्याज मिल जाता है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन इंडिया में जो स्टार्टअप्स होते हैं, कह रहे हैं कि पहली बात तो बैंक उन्हें लोन देता नहीं है। तो बैंक अगर उन्हें लोन नहीं देगा तो उनको बड़ी ऑब्वियस बात है कि 10% या 12% पर भी उन्हें इंटरेस्ट पर पैसा नहीं मिलने वाला है। और जो NBFCs वगैरह हो गई, तो कह रहे वो भी उतना बहुत ही रिलेक्टेंट होती हैं, वो पैसा देना नहीं चाहती। तो इसकी वजह से मजबूरी में जो हमारे MSME के जो स्टार्टअप्स वाले होते हैं, कह रहे उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर जो माइक्रो फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कह रहे वहाँ से उन्हें पैसा उठाना पड़ता है। पहली बात तो एक छोटे अमाउंट में उन्हें पैसा मिलता है, तो इसकी वजह से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को वो एक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर आपको कम करनी है अपनी, तो आपको प्रोजेक्ट बड़े बड़े लेने होंगे। और बट जो इंडियंस होते हैं, कह रहे हैं वो बड़े प्रोजेक्ट ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनको फाइनेंस ही नहीं मिलेगा। और जो फाइनेंस उनको मिलेगा भी, मतलब उनको उधार में पैसा मिलेगा भी, कह रहे वो हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। कह रहे अगर उनको हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा तो उनको ब्याज में भी तो पैसा पे करना होगा। तो बहुत बड़ा ही मेजर सा डिफरेंस आ जाता है। अब राइटर कहते हैं कि ऑन एवरेज कि अगर कोई फॉरेन सप्लायर है, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर उसको पैसे चाहिए तो उसको 5% की ब्याज दर पर मिल जाता है। मतलब उसे जो इंटरेस्ट पे करना होगा केवल 5% करना होगा। लेकिन इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, अगर इंडिया में कोई बिजनेस करना चाहता है तो कह रहे उसको 15%, 18%, 20% तक क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इसकी वजह से एक बड़ा अमाउंट उन्हें मिलता नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट वो हायर कर पाते नहीं हैं। और जो छोटा होता भी है, कह रहे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने की वजह से वो मार्केट लेवल पर उतने कॉम्पिटिटिव हो नहीं पाते। तो इसकी वजह से जो इंडिया का जो सामान है ना, कह रहे कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव दिखता है हमें। जबकि ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमारे पास वर्कर नहीं होते, कह रहे वो इफ़िशेंसी सब बराबर है। लेकिन बट ये आपकी जो मार्केट की जो पॉलिसीज़ हैं ना, कह रहे कि वो उन्हें मजबूर कर देती हैं, वो उन्हें कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए आपको ऐसी जगह पर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। फिर राइटर कहते हैं कि देखिए, अब तीसरी वाली बात यह है कि अगर इंडिया कोई भी सामान अगर परचेस करना चाहता है किसी से भी, चाहे वो फॉरेन एंटिटीज से अगर वो परचेस करता है, फॉरेन सप्लायर से परचेस करता है, तो पहले उसे पेमेंट करना होता है। मतलब पेमेंट पहले आती है, उसके बाद सामान की सप्लाई होती है। लेकिन अगर जब केस इंडिया में अपने यहाँ MSME वाले अगर स्टार्टअप्स वगैरह से अगर सप्लाई लेने की बात होगी, तो गवर्नमेंट की पहली शर्त ये होती है कि आप पहले सप्लाई करो, और जिस दिन आप सप्लाई करोगे उसके 6 महीने के अंदर आपको हम क्या करेंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, या फिर जब आप सप्लाई करोगे तब पैसा दे देंगे। अब देखिए, उसके लिए भी क्या करना होता है कि आपको रॉ मटेरियल्स तो चाहिए, चीज़ों को फिनिशिंग तो करनी पड़ेगी। मतलब मार्केट में
हैं उसे उतारने से लेकर के कह रहे हैं आपको करना क्या होता है कि एक लंबी रकम क्या उधार उठानी पड़ जाती है। मतलब पहले तो आप मशीनरी के लिए आप उधार लेते हो, फिर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो उसके लिए भी आप उधार लेते हो, तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कह रहे कि मिनिमम अगर आप चार्जेस देखोगे तो सप्लाई करते करते तो 6 महीने तो बीत जाते हैं, तो मतलब वो 6 महीने का क्या करता है कि उसी पर ब्याज पे कर देता है, इंटरेस्ट पे कर देता है। तो उसकी वजह से उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है, और कॉस्ट प्राइस बढ़ने की वजह से वो एक्सपेंसिव दिखता है। और कोई भी ट्रेडर हो या कोई भी गवर्नमेंट एंटिटीज हो, कभी भी मतलब स्टार्टअप्स वगैरह से या फिर इंडियन कंपनी से कोई भी चीज़ प्रोक्योर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होगा। कहते हैं कि देखिए आप पॉलिसी में आप यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो कि आप चेंजेस कर सकते हो, आपको उन्हें यहाँ पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कह रहे कि आप ऐसी एंटिटीज़ या फिर ऐसी बॉडीज़ का आप निर्माण करो जो उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या कर दे कि उनको लोन दे दे या पैसा दे दे, और एक बड़े अमाउंट में पैसा उनको दे दे। और आप जो डिफ़ॉल्टर, अगर आप ये सोचते हो कि अच्छा अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो कह रहे हैं कि आप रिकवरी रेट को बहुत अच्छा कर दीजिए, बहुत टफ लॉ बना दीजिए कि अगर कोई रीपे नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ टफ एक्शन लोगे। लेकिन अब अगर एंटिटीज़ अगर प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं फिर भी वो कॉम्पिटिटिव एज अगर नहीं गेन कर पाती हैं तो इंडिया इससे आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। फिर नेक्स्ट वाली पॉलिसी में चेंजेस की बात करते हैं। कहते हैं कि देखिए कि अगर जो फॉरेन एंटिटीज़ होती हैं, कह रहे हैं अगर आप उनसे कोई भी सामान मंगवाते हो, जैसे चाहे वो रिबॉक का शूज़ हो गया या फिर वेरीज जो फॉरेन के जो ब्रांड्स हैं, कह रहे हैं जो इंडिया में आता है, अगर उसकी सप्लाई इंडिया को अगर चाहिए होती है तो पहले डॉलर में पेमेंट कर देना होता है। मतलब कि जो भी पेमेंट हो रहा है या तो वो डॉलर में होगा या तो यूरो में हो रहा होता है। लेकिन जो इंडियन एंटिटीज़ होती हैं, कह रहे हैं कि उनको तो अगर अपनी मशीनरी परचेज करनी है तो उन्हें डॉलर में पेमेंट करना होता है। लेकिन जब उनको यहाँ पर पेमेंट मिलता है, कह रहे हैं वो रुपए में मिलता है, मतलब उनको एक्सचेंज रेट के साथ भी क्या करना होता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। कह रहे हैं कि अगर हम इन तीनों पॉलिसीज़ या चारों पॉलिसीज़ को अगर हम एक जगह समराई करें तो इंडिया के जो MSME सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं, कह रहे हैं 25% मतलब 25% ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं किस वाले जो फॉरेन एंटिटीज़ के सप्लायर्स होते हैं। तो इसकी वजह से अगर इंडिया के MSME सेक्टर को अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको इन बुलेट पॉइंट पर ध्यान देना होगा, और ध्यान देकर के आप इसे बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी कंपनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी, या फिर वो कि जब वो इतना ज़्यादा हर्डल है तो कैसे भारतीयकरण कर सकता है किसी भी सामान का। कह रहे भारतीयकरण करने के लिए तो उसे शुरुआत तो करनी पड़ेगी शुरू से ही, और शुरुआत में ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि उसे 25% का लॉस बियर करना पड़ जाएगा। तो फिर भारतीयकरण कैसे होगा? आप मतलब जो आप लोकल वोकल की आप बात कर रहे हो, कह रहे हो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एज नहीं दे पाओगे तब तक आप मार्केट पे टिक नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल थोड़ा सा रेलेवेंट था। हम अपने एसे राइटिंग वगैरह में भी या फिर अगर कभी MSME सेक्टर्स पर अगर आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो हम इन डायमेंशंस को हम उसमें ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में इन चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के तारीख में हमारे पास यही इतने आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।